स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है? ओके, ठीक यस है। मैम। तो हम एनर्जी के बारे में, ह्यूमन एनर्जी के बारे में देख रहे थे। अब आगे हमने इसमें देखा था कि BMR बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं? एज, सेक्स, क्लाइमेट और एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो भी डेली की एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। फीवर मतलब कोई भी अगर बीमारी है, थायराइड हार्मोन्स, फिर कुछ अगर उसमें इलनेस है तो वो आ जाएंगी। फिर उसकी जो सोशल स्टेटस है, फिर उसका उसका जो टेम्परेचर है, फिर उसकी हेल्थ, हाइट, एज, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा। साथ ही प्रेगनेंसी, लैक्टेशंस भी पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो BMR है, ये मेन रूप से मसल्स पर डिपेंड करता है। मतलब जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है, बॉडी कंपोजिशन है, उसमें अगर हायर मसल्स हैं तो ये हायर साइड होगा, ठीक है। और अगर मसल मास कम है तो ये लोअर साइड होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि बॉडी के कंपोजिशन में मसल्स की क्या पोजीशन है। फिर एज पे, एज कम ज्यादा है उस पे डिपेंड करेगा, जेंडर, मेल, फीमेल। फिर जेनेटिक रीजंस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगर किसी तरह की इलनेस है, जैसे थायराइड है, फीवर है, प्रेगनेंसी इलनेस में नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो भी वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, इन सारी चीजों पर ये बीएमआर डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बीएमआर को इफेक्टेड करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने बॉडी कंपोजिशन एंड साइज। तो इसमें जो दुबली पतली जो दो शरीर होता है वो अधिक कैलोरी बर्न करता है और उसका बीएमआर कम होगा। लेकिन जिनमें मास मसल्स अधिक होता है और उनकी कैलोरी कम बर्न होती है तो उनका बीएमआर अधिक होता है। फिर एज, तो एज में खासकर जो बचपन की है, चाइल्डहुड है, या बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसमें अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी तो ये कम होता जाएगा, खासकर अबव 65। जेंडर, तो ये मेल में अधिक होगा, फीमेल में कम होगा, क्योंकि मेल में जो मसल्स होता है, मसल्स मास, वो अधिक होता है कंपैरेटिवली फीमेल के। फिर हार्मोन्स, अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन कहाँ पर है? गले पर, सामने की तरफ। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, और इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? पैराथायराइड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये हाइपर थायराइडिज्म जैसी स्थिति में बीएमआर को बढ़ा देती है। मतलब जब हाइपर थायराइडिज्म होता है तो बीएमआर बढ़ जाता है, वहीं जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो ये 30% तक कम हो जाता है। अब इससे आप एक और क्या कोरिलेट करते हैं? हाइपर थायराइडिज्म मतलब व्यक्ति मोटा होने लगता है ना, उसमें कुशनिंग वाला एक फैक्टर आ जाता है, उसकी बॉडी में फूलने लगती है। अपोजिट मैम, अपोजिट होता है। सॉरी, हाइपोथायराइडिज्म है ना। और जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो वहां पर व्यक्ति दुबला होने लगता है, ठीक है, उसका जो मास है वो कम होने लगता है। फिर फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज वगैरह से मसल्स बढ़ती हैं तो जिससे बीएमआर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर मसल्स बढ़ती हैं तब बढ़ता है, अदरवाइज सिर्फ उसका जो मसल्स की टाइटनेस बढ़ती है या मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है तब फिर ये नहीं बढ़ता है। फिर एनवायरमेंट एंड बॉडी टेम्परेचर, तो जहाँ ठंडा वातावरण है वहां पर ये अधिक होगा, क्योंकि गर्म रहने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो भी ये जो है बढ़ जाता है। वहीं पर जहाँ गर्म एटमॉस्फेयर होगा तो वहां पर ये बहुत अधिक नहीं होगा। फिर डाइट्स की जो हैबिट्स हैं कि अगर बहुत सख्त आहार ले रहे हैं, बहुत अधिक फास्ट कर रहे हैं तो ये कम हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत अधिक फास्ट लेते हैं या बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं तो बॉडी एनर्जी को बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है।
फिर नींद कम होना, हेरिडिटी और प्रेगनेंसी, ये भी चीजें हैं जो कि बीएमआर को बढ़ा देती हैं। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हमने पढ़ा था कि जो टीईई है या टीडीईई है, ये इसका सेकंड पॉइंट जो था वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है। उसको हम देख रहे हैं कि वो क्या होता है। तो जो थर्मिक इफेक्ट टीईएफ इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और वो जैसे ही स्टमक में जाता है तो वहां उस खाने का डाइजेशन होना, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना, फिर मेटाबॉलिज्म होना, फिर उससे जो पोषक तत्व हैं वो रिलीज होना और वो बॉडी में स्प्रेड करके एब्जॉर्ब होना। ये सारी चीजों में जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है टीईएफ। और ये लगभग अगर एक स्टैंडर्ड स्केल लें तो जितनी भी एनर्जी व्यक्ति खर्च करता है उसकी लगभग 10% जो एनर्जी है ये इसमें लगती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ टीईएफ बढ़ने का कुछ कारण क्या होता है, जैसे बहुत हाई प्रोटीन ले लेना या भोजन बहुत अधिक मात्रा में करना या कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत अधिक रखना, एज कम होना, तो इस टाइप की बहुत सारी चीजों पर ये भी डिपेंड करता है इसका कम होना या ज्यादा होना। जैसे यहाँ पर एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड दिया है कि प्रोटीन को अगर 10% में से 20 से 30% प्रोटीन को एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है, तो कार्ब्स को 5 to 10%, फैट को 5%। तो इस तरह से ये एक रेशो दिया है। अब हम देखेंगे कि इसके प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं जो जिससे ये इफेक्टेड होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन, मतलब यदि आप प्रोटीन बहुत अधिक ले रहे हैं तो चूंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में एनर्जी भी अधिक लगती है, तो ऑब्वियसली ये टीईएफ को बढ़ा देगा। अगर उसके स्थान पर कार्ब्स या फैट ले रहे हैं तो उसमें चूंकि एनर्जी कम लगती है तो वो इसको कम रखेगा। अगर उसकी जगह हम कुछ ऐसे फूड ले रहे हैं कि जो कि बहुत डीप फ्राई हैं, प्रोसेस्ड हैं, तो प्रिजर्व हैं, तो इन सारे फूड में भी टीईएफ बढ़ जाता है। फिर आप कितनी मात्रा में भोजन ले रहे हैं और ऊर्जा सामग्री क्या क्या है, तो इसमें कुल जो कैलोरी वाली जो सामग्री है, जो जैसे प्रोटीन हमने देखा कि अगर बहुत प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं और उसकी मात्रा भी अधिक है तो टीईएफ बढ़ जाएगा। फिर एक्टिविटी, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टीईएफ बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर आपकी कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि आप एक डेस्क जॉब कर रहे हैं, पूरा समय बैठे बैठे हो आपका व्यतीत होता है, तो ये कम हो जाएगा। एज और बॉडी कॉम्पोजिशन, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो टीईएफ में कमी आने लगती है, जबकि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण टीईएफ कम हो जाता है। तो इसीलिए आप देखें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासकर 65 के बाद बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि अबव 60 आप बहुत लाइट खाना ही खाइए क्योंकि आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। फिर इसके बाद में फूड प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन, तो जो फूड है वो अगर मान लीजिए अनप्रोसेस्ड है, कच्चा है, तो उसको पचाने के लिए उसको पचाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी कंपैरेटिवली जो प्रोसेस्ड फूड है या बहुत अधिक पका हुआ है। तो ऐसा जो अगर फूड है तो उसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। फिर आप खाना किस समय खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। यदि आप अधिक मात्रा में खाना खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो 100% ये टीईएफ अधिक हो जाएगा। तो ये इसकी स्टडी जो है ये अलग अलग समय पर अलग अलग क्वांटिटी को लेके की गई है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया है कि जैसे प्रोटीन है तो ये टीएफ को बढ़ाता है, और ये सिस्टमैटिक नहीं दिख रहा है। फाइबर्स हैं, फाइबर्स उच्च बहुत हाई प्रोटीन को कम सेवन करना चाहिए, फाइबर्स हैं तो ये बहुत अधिक लेना चाहिए। और जो टीईएफ को कम करता है उसमें क्या क्या है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है और जो प्रिजर्व फूड होता है,
फिर उसके बाद में भोजन का आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा भोजन होना चाहिए। तो वो मतलब एक टेबल में दिया है कि वो टीईएफ किस में बढ़ता है और दूसरे में दिया है कि टीईएफ किस में कम करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम देखें कि प्रोटीन जब हम लेते हैं तो यदि हम हाई लेते हैं, हाई प्रोटीन, तो ये बढ़ जाएगा, लो लेंगे तो कम हो जाएगा। फाइबर्स लेंगे, यदि बहुत हाई फाइबर ले रहे हैं और पूरे फाइबर पे ही डिपेंड है तो ये बढ़ जाएगा। और यदि हम छोटे छोटे ले रहे हैं कुछ, यहाँ पर ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड में बढ़ता है, कम नहीं होता है, तो ये पॉइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है या ओवर कुक्ड होता है तो वो टीएफ को अधिक बढ़ा देता है, कम नहीं करता है। फिर भोजन का जो साइज है, मील साइज, तो वो अगर बहुत लार्ज मील है तो वो बढ़ाएगा, स्मॉल मील है तो वो कम करेगा। एक्टिविटी है, यदि बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो टीएफ बढ़ेगा और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो कम होगा। एज यदि छोटी है, यंगर है तो अधिक होगा, ओल्ड एजिंग है तो कम होगा। इंसुलिन सेंसिटिव है तो ये टीएफ को बढ़ा देगा और अगर रेजिस्टेंस है तो ओबेसिटी पैदा करके टीएफ को कम करेगा। ठीक है, इसमें ये सेकंड पॉइंट जो ये रिफाइन और प्रोसेस्ड फूड है, इसको बस आप अलग कर दीजिएगा, ये सही नहीं है। फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर इन फिजिकल एक्टिविटी, तो जो फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी का खर्च किस तरह से बढ़ता है ये हम देखेंगे। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ये जो टोटल एनर्जी है इसको हमने कैसे माना था, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर REE, जिसको हमने BMR भी बोला था। फिर उसके बाद में उसकी जो रिकवरी एनर्जी इंक्लूडिंग इन टोटल, मतलब एक्सरसाइज प्लस रिकवरी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें एनर्जी लगती है, फिर उस एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी में जो डैमेजेस होते हैं उनको रिकवर करने में भी एक्सरसाइज लगती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज को मिला के फिजिकल एक्सरसाइज मानी गई है। तो इस तरह से ये जो नेट O2 कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब ऑक्सीजन का जो कितना होना चाहिए, तो आप जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का एक्सरसाइज के ड्यूरिंग लेते हैं, जितना रिकवरी में लेते हैं, उसमें से रेस्टिंग का घटा दें तो नेट आपकी ऑक्सीजन कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज आ जाएगी कि आपको किस तरह कितनी एक्सरसाइज लेना चाहिए। फिर जब शारीरिक कोई भी आप गतिविधि करते हैं तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है तो उसको ई कहते हैं। और ये जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो उन सब में ये जो एक्सरसाइज और एनर्जी एक्सपेंडिचर है बढ़ जाता है। तो जो अधिक वजन वाले व्यक्ति होते हैं वो अधिक एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, जबकि जो बहुत इंटेंस और बहुत तेजी के साथ करते हैं लॉन्ग टाइम पे, तो ये इस एनर्जी को बढ़ा देती है, इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। फिर जो मसल्स इंडेक्स होता है, फिर उसके बाद में एज होती है, जेंडर होता है, फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजों पर भी ये जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है ये डिपेंड करता है। तो अगर हम एनऑल देखें तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है किसी भी व्यक्ति का, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, बॉडी की साइज और कंपोजिशन, एज, साइज, फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस, एक्टिविटी, क्लाइमेट और टेम्परेचर, इन सारी चीजों पर ये डिपेंड करेगा। अब बॉडी वेट एंड कंपोजिशन, तो जो अधिक जिसमें बहुत अधिक वेट है तो उसके चलने फिरने में एनर्जी भी अधिक लगेगी। और जिन व्यक्तियों में फैट रहित मसल्स होती हैं तो उनमें विश्राम के समय, मतलब REE और जो एक्सपेंडिचर एनर्जी है, दोनों ही अधिक होते हैं। फिर इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो जो भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, तो इसमें पर मिनट से यदि हम कैलकुलेट करें तो कंपैरेटिवली अधिक एनर्जी बर्न होगी। जितनी भी वेट बेरिंग एक्सरसाइज है वो उनकी यदि हम तुलना करें जो विदाउट वेट की जाती हैं, तो वेट सहित जो करते हैं उसमें अधिक कैलोरी बर्न होती है। फिर इसकी ड्यूरेशन, अगर हम लंबे समय तक और बार बार कोई एक्टिविटी करें
तो एनर्जी अधिक लगेगी। फिर इसके अंदर में इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो इकोनॉमी है और इसका जो ट्रेनिंग स्टेटस है। तो जो प्रशिक्षित अधिक कुशल व्यक्ति होते हैं, जैसे एथलीट वगैरह हैं, कि जो पूरे समय जो खेलते हैं, उनमें अप्रशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में कम ऊर्जा व्यय करते हैं वो, क्योंकि वो उस चीज के लिए उनका ट्रेनिंग होता है और वो उस एनर्जी को मेंटेन करना या मैनेज करना सीख लेते हैं। फिर एज और सेक्स, तो जिस आयु जो होगी व्यक्ति की उसके हिसाब से, और जेंडर जो होगा उसके हिसाब से ये एनर्जी की मात्रा कम या ज्यादा होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है तो उसके हिसाब से एनर्जी कम या ज्यादा लगेगी। और फिर उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसके जो बिहेवियर फैक्टर है, उसके हिसाब से भी एनर्जी कम ज्यादा होगी। जैसे बहुत आराम वाली जिंदगी है, अगर उसका बिहेवियर बहुत सिटिंग है, सोए रहना है, तो ये एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हम देखें तो बीएमआर प्लस डाइजेशन की जो थर्मिक इफेक्ट होती है और फिजिकल एक्टिविटी, इन तीनों को यदि हम प्लस कर लें तो हमारी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आ जाता है। फिर जो TDEE मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो वही तीन है जो अभी हमने पीछे पिक्चर में देखे। एक तो बीएमआर, एक TEF और एक PF। अब कोई भी जो एस्टिमेटेड TDE कैसे करेंगे, मतलब टोटल डेली लाइफ एक्सपेंडिचर कैसे हम देखेंगे, तो हमको इसके लिए एस्टिमेटेड BMR निकालना पड़ेगा कि हमारी क्या जेंडर है, क्या एज है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या मसल्स मास है। इन सब को देखते हुए हमारा एक स्टैंडर्ड BMR कितना होना चाहिए। फिर एडजस्टिंग BMR आर फॉर अनस्ट्रक्चर्ड PA। तो यहाँ पर हमको फिर ये देखना पड़ेगा कि एक तो हमारा ये एस्टिमेटेड है और हमारा होना क्या चाहिए, और फिर जो डेली का हमारा लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, और इसके बाद हम इसको 2 और 3 को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी एस्टिमेटेड TDEE आ जाएगा। ये इसमें बहुत क्लियर नहीं दिया है, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन ये बहुत क्लियर यहाँ पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है तो इसके कई मेथड होते हैं, जैसे डबल डेवलप्ड वाटर मेथड होते हैं। तो ये कई अलग अलग मेथड होते हैं, हेनरी बेनेडिक्ट मेथड, तो अलग अलग मेथड से इनको नापा जाता है। और उनकी फिजिकल, यहाँ जो PA है वो फिजिकल एक्टिविटी है। अब यहाँ पे जो डबल लेवल्ड वाटर DLW के नाम के अकॉर्डिंग मेथड से जो चेक किया जाता है, तो उसमें ये एक सबसे अच्छा एक स्टैंडर्ड या गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है, ये वाला जो लेवल होता है। और ये CO2 उत्पादन को, मतलब जो भी CO2 प्रोड्यूस होती है उसको ट्रैक करके, और उसको ट्रैक करने में ये यूज करती है स्टेबल आइसोटोप मेथड का। तो उस मेथड से ये जो भी वो व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है और बॉडी के बाहर निकाल रहा है उसको मेजर करके एनर्जी को नापा जाता है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री IC। तो इसमें क्या होता है कि जो विश्राम वाली उसकी एनर्जी होती है उसमें कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लग रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लग रहा है, और फिर उसको मेटाबॉलिज्म के साथ उसको कंपेयर करके और फिर ये निकाली जाती है। और डायरेक्ट कैलोरीमीटर, मतलब इसमें जो शरीर से जितनी भी एनर्जी है उसको नापते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बॉडी से एनर्जी को नापना कि कितनी एनर्जी बॉडी रिलीज कर रहा है बहुत टफ होता है, तो इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। फिर कुछ प्रिडिक्टिव इक्वेशंस होते हैं, ये बहुत सारे मेफलिन सेंट जियोर होता है, हैरिस बेनेडिक्ट होता है, ओवन, ये सब इसके अलग अलग मेथड हैं इस एनर्जी को मेजर करने के। फिर जो डेली एक्सपेंडिचर है एनर्जी का, वो वही फिर से 3 कारण है कि जो
BMR, PA और TEF तीनों को प्लस करने के बाद ये निकलती है। ये डायरेक्ट कैलोरीमीटर दी है जिसमें बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को मेजर किया जाता है। तो इतने डिटेल में मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं। इसमें एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है जिसमें उस व्यक्ति को, पर्सन को रखा जाता है और फिर उससे कैलकुलेशन किया जाता है कि वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। फिर इनडायरेक्ट जो है वो कुछ इस तरह की होती है मास्क के थ्रू, और इसमें ये एक अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर किया जाता है। ये इसके इक्वेशंस हैं। तो ये इस तरह से अगर देखें कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और जितना भी 1 मिनट में वो कंज्यूम कर रहा है, फिर रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमशन, वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड, मतलब जितनी वो इनहेल कर रहा है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फॉर्मूले हैं। ये सब बहुत डिटेल वाले हैं, तो ये बहुत जानने की जरूरत नहीं है। एक डबल लेवल्ड वाटर टेक्निक भी थी जो कुछ इस तरह से होती है। ये सब टेक्निक्स पर जाने की बहुत जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ज्यादातर उसको जब आईसीयू में रखते हैं तो उसको कुछ स्क्रीन वाले एपरेटस होते हैं इस तरह से जो लगा के रखते हैं, जिसमें उसका टेम्परेचर, उसका ऑक्सीजन का लेवल, उसकी हार्ट बीट, उसका बीपी, उसकी ईसीजी, ये सारी चीजें उस पर लाइनिंग की तरह चलती रहती हैं और नंबर्स डिस्प्ले होते रहते हैं। ये सभी ने देखा होगा। इसको हार्ट रेट मॉनिटरिंग मेथड कहते हैं। और ये जो है, ये जितने भी उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन बताती है कि अगर ऑक्सीजन है तो वो कैसे कितनी ले रहा है। और उसके अलावा हार्ट के लिए एक ये मशीन आप लोग सभी ने देखी होगी, ईसीजी, जो हार्ट के बारे में पूरा डिटेल देती है कि हार्ट बीट कैसी चल रही है। उसके एक पूरा ग्राफ बना के देती है जिसको एनालिसिस करके डॉक्टर उसके हार्ट की पोजीशन को एनालिसिस करता है। तो इस जो हॉस्पिटल्स में मेन एपरेटस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो पेशेंट मॉनिटर जो मल्टी पैरा होता है, बेड के साइड में होता है, जो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि ये ईसीजी, बीपी, ऑक्सीजन, हार्ट बीट, इन सब चीजों को बताता रहता है। एक होता है ईसीजी जो हमने सेकंड पिक्चर में देखा था, जो हार्ट की पूरी मूवमेंट्स को बताता है। फिर पल्स ऑक्सीमीटर जो अक्सर फिंगर्स पे लगाया जाता है हाथ की, और ये बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बताता रहता है कि कितना है। फिर होल्डर मॉनिटर, तो ये भी अक्सर एक हार्ट के, अगर लगातार हार्ट के उसके हार्ट रेट को रिकॉर्ड करना है तो उस समय ये पहनाया जाता है। फिर कार्डिक इन्वेंटर मॉनिटर, तो ये बिल्कुल होल्टर मॉनिटर के ही जैसे रहता है, लेकिन इसका जब हमको लगातार नहीं करना है, रुक रुक के करना है, कि मान लीजिए दिन में एक बार करना है या 2 दिन में एक बार करना, तब इसका उपयोग करते हैं। और इम्प्लांट लूप रिकॉर्डर, ये जब बहुत लंबे समय तक करना रहता है कि लगातार करते जाना है कि हार्ट की क्या एक्टिविटी है, क्या उसकी बीट है, तो ये जस्ट स्किन के नीचे एक लगा दिया जाता है जो 3 साल तक लगातार हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। तो अगर हार्ट रेट मेजर के हम मेथड देखें तो इलेक्ट्रिक में क्या है, ईसीजी और फॉर फील्ड। फिर फोटो, मैग्नेटिक और इम्पेडेंस, ये सारे मेथड्स हैं जो हार्ट बीट या हार्ट रेट को मेजर करने के लिए रहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे रिस्ट वॉचेस भी आजकल आ गए हैं जो हार्ट बीट को, हार्ट पल्स रेट को मेजर करते रहते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स होता है जिनको हार्ट्स की इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है।
तो अब अगर हम फैक्टोरियल अगर इसका देखें टोटल एनर्जी का, तो लगभग जितना ये लाइट पिंक है 60 से 70% BMR होता है, 10% TEF होता है और 20 से 30% फिजिकल एक्टिविटी का होता है। तो जो इसका अगर हम फैक्टोरियल वे में देखें तो ये चीजें लगभग ये जो एक ग्राफ में बताया है यही आएगी। इसी को फिर लैंग्वेज में बताया गया है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, कि जो TEE है तो इसको BMR इंटू फिजिकल एक्टिविटी लेवल से करते हैं और कुछ एक्टिविटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखा जाता है कि जो BMR है ये सेडेटरी यदि लाइफ स्टाइल है, जैसे डेस्क जॉब कर रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत कम है, तो ये 1.2 तक आता है। अगर बहुत लाइट कर रहे हैं तो 1.37, मीडियम है तो 1.5, बहुत अधिक हार्ड एक्सरसाइज करने में ये जो 1.7 आता है और बहुत ही अधिक करने में 1.9 तक आता है। ये एक रेशो दिए हैं। इस तरह से ये एनर्जी का आज पूरा कंप्लीट होता है। लास्ट की जो इक्वेशन है वो तो बस है, उनको मतलब आपको बहुत पढ़ने की है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे यूज के नहीं है। सिर्फ हमको नाम मालूम होने चाहिए कि इस क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी आप टेस्ट कराते हैं ना, जैसे ब्लड रिपोर्ट या कुछ भी हो, तो भी उसमें आपने देखा होगा कि एक लिखा आता है कि इस मेथड के अनुसार जो चेक किया गया है। तो बस आपको वो एक समझने की जरूरत है।